पार्किंग के अंदर दूसरी चीज आती है। पहली चीज ये है कि पार्किंग बनी कैसी है। तो वो हमारा पहले का प्लान जो है कि आपने उसके अंदर अच्छे से छिड़काव कराया, जो मिट्टी है वो सख्त हो गई है, उसके अंदर गाड़ी फंसे नहीं। एक चीज तो ये ध्यान दे दीजिए। दूसरी चीज की पार्किंग इवेंट वाले दिन करनी कैसे है। उस समय पे भी आप लोगों की जो एनर्जी है वो पूरा टाइम आपकी एनर्जी हाई रहे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। यही हमारा अनुरोध रहेगा। स्टार्टिंग में यदि आपको लगता है कि वहां पे केवल ऐसे 10, 12, 15, 20, 50 गाड़ियां आई हैं और उस समय पे वो जहां तहां गाड़ी लगा करके जा रहे हैं, और आप उस समय पे यदि उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो जब बाद में 5000 गाड़ियां वहां पे इकट्ठी हो जाएगी तो आपकी कंट्रोल से वो सिचुएशन बाहर हो जाएगी। तो स्टार्टिंग से ही सही तरीके से गाड़ियां आए और वो सही तरीके से लगे। जिसका भी जो मेजर पार्किंग एरियाज है, जैसे कलेक्ट्रेट घाट है, वहां पे आपका लगभग 10,000 पार्किंग की क्षमता है। 2700 पार्किंग हमारी पाटली पथ के ऊपर है। फिर आपका अटल पथ के ऊपर किसी प्रकार की पार्किंग नहीं होगी। इसी तरीके से लगातार हमने 18 से 19 पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं, जिसके अंदर 25,000 गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था अनुमानित है। लेकिन वो 25,000 से 35,000 गाड़ियां वहां पे लग पाएंगी या 25,000 से 10,000 गाड़ियां लग पाएंगी, वो वहां के सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर के पुलिस पदाधिकारी जितना अच्छे से उन गाड़ियों को लगवा पाएंगे, ट्रैफिक फ्लो को मैनेज कर पाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जब सिचुएशन कंट्रोल में है, स्मूथ भी चल रही है, तब भी आप लोग एक्टिव रहिए। तब भी लोगों को लगातार गाइड करते रहिए कि किस तरह से उनको पार्क करना है, कहां से उनका एग्जिट पॉइंट होगा, कहां से उनका एंट्री पॉइंट होगा। और जब सिचुएशन थोड़ा जैसे भी आपको लगता है कि आपके कंट्रोल से बाहर है, तो तुरंत अपने वरीय पदाधिकारी को या फिर जो पीछे आपके जो रूट प्लान है, पीछे जहां से गाड़ियां आ रही हैं, वहां के पदाधिकारी को आप सूचित तुरंत कर लें, ताकि वो वहां से अपना ट्रैफिक फ्लो को रेगुलेट कर पाए। उसको लगाइए और उसके बाद ट्रैफिक प्लान के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। ये लगभग 4 भाग में हमने डिवाइड किया है, जो मुख्य एरियाज हैं उनको। तो पहला है अशोक राजपथ। अशोक राजपथ के सभी एंट्री पॉइंट पूर्णतः बंद रहेंगे। सिर्फ खजांची रोड से पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज के परिसर में जो पार्किंग निर्धारित की गई है, वहां पे वाहनों का परिचालन हो सकेगा। इसके अलावा जो वहां के अशोक राजपथ पे जितने लोग रहने वाले हैं, जिनका वहां पे घर है और जिनके वहां पे दुकानें हैं, उन लोगों की गाड़ियों को आप लोग आने दे सकते हैं। ये दुर्गा पूजा के समय में भी काफी दिक्कत हुई। ये जो ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है, ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो वहां के लिए नए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लोग वहां पे रहते हैं। यदि आप उनकी गाड़ियों को पकड़ के रखेंगे और उनकी गाड़ी को पकड़ के रखने की वजह से पीछे 500 गाड़ियों का जाम लग जाएगा, तो ये ट्रैफिक प्लान बनाने का कुछ महत्व ही नहीं है। तो आपको वहां पे अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए जो सुविधा हमने बनाई है, उसको असुविधा में नहीं कन्वर्ट करना है। आपको ज्यादा इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा आप वेरिफिकेशन उनसे कर लीजिए कि उनकी दुकान अंदर है या फिर उनका जो घर अंदर है, उसका आप आधार कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद उनकी गाड़ी को जाने दे सकते हैं। गायघाट की ओर से आने वाले वाहनों के ऊपर जो रोक है वो दीदारगंज के ऊपर लगा दी जाएगी। जेपी गंगा पथ पर किसी भी प्रकार के वाहनों का उपयोग वर्जित रहेगा। जेपी सेतु पे 2 बजे से 7 तारीख को दोपहर 2 बजे से शाम को 7:30 बजे तक और 8 तारीख को सुबह 3 बजे से शाम को 6 बजे तक छपरा की तरफ से पटना की तरफ आने वाले सभी वाहनों पर पूर्णतः रोक होगा। इसके अलावा ऐसे भारी वाहन जो कि अभी एट प्रेजेंट जेपी सेतु पे अलाउड हैं, जैसे बसेस, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज वगैरह, जिसके अंदर काफी श्रद्धालु और छठ व्रती आएंगे, उनका वो भी प्रतिबंधित रहेंगे। तो इसके लिए भी आप जो जितने भी मजिस्ट्रेट वहाँ पे जेपी सेतु के आसपास नियुक्त हैं और जो पुलिस पदाधिकारी नियुक्त हैं, वो पहले से उनको बता के रखें कि इस समय पे वो गांधी सेतु का उपयोग करें, जेपी सेतु का उपयोग ना करें। तीसरा, रामजी चक आरओबी के ऊपर दीघा रामजी चक अशोक राजपथ से जेपी सेतु आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन को पाटलिपथ के उत्तरी छोर पर के पास यू टर्न करके पाटलिपथ के ऊपर पार्किंग की व्यवस्था कराई गई। तो इसके अंदर भी जो वहाँ के जो नियुक्त होंगे सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी, इस चीज का ध्यान रखें कि हमने इस चीज को बोल्ड भी किया हुआ है ट्रैफिक प्लान में कि वो यू टर्न करके उत्तरी छोर पर ही लगे और एक लेन में लगे। देखिए इसके अंदर आपको अगर आप उधर से आ रहे हैं, ये रामजी चक आरओबी से आ रहे हैं और पाटलिपथ के अपोजिट साइड से आ रहे हैं दीघा की तरफ,
तो यू टर्न करा के आप उसको रखेंगे तो आपको उस समय पे लगेगा कि हम अभी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, उनको यू टर्न कराने में, उसको आगे जाकर के थोड़ा आपको हो सकता है उनको ज्यादा बोलना पड़े, उनको आपकी एनर्जी ज्यादा लगे, लेकिन आपका एग्जिट उतना ही स्मूथ हो जाएगा। तो ये जो सब चीजें पॉइंट करके और एक्स्ट्रा बोल्ड करके लगाई गई है, वो कुछ सोच समझ के लगाई गई है, तो उस ट्रैफिक प्लान को अच्छे से पढ़ लें और उसी चीज को 100% फॉलो करने की कोशिश करें। अटल पथ पर दीघा से आर ब्लॉक की तरफ वाहनों का परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक होगा एवं वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं रहेगी। छठ व्रतियों के वाहन 3:30 बजे अपराह्न तक जेपी सेतु पूर्वी घाट तक जा सकेंगे। उसके पश्चात घाट पर आने वाले वाहनों की पार्किंग अटल पथ के पश्चिमी लेन में की जाएगी एवं वहां से छठ व्रती घाट पैदल जाएंगे। इसके बाद कुछ निर्धारित पार्किंग स्थल हैं, यही आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि वहां पे लगातार जितने श्रद्धालु और छठ व्रती आ रहे हैं उन सभी लोगों को ये सूचना आपके माध्यम से मिल जाए कि गाड़ियां यदि वो लोग लेट ला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 3:30 बजे ला रहे हैं शाम वाला अर्घ देने के लिए, तो उनकी गाड़ियां पार्किंग में ही पार्क हो, नो पार्किंग एरिया में पार्किंग नहीं हो। वहां पे लगातार हमारी जो क्रेन है वो भी घूमती रहेगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी यदि बता दिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो गंगा पथ का हमने उपयोग वर्जित बताया है, उसके जो ऑल्टरनेटिव डाइवर्जन जो है उसके बारे में एक ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि सभी जगह पे जितने भी गेट हैं, गेट नंबर 93, 88, 83 सभी घाटों के अंडरपास बने हुए हैं। उन्हीं अंडरपास का यूज करते हुए वो लोग घाट तक या फिर निर्धारित पार्किंग स्थल तक अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं और उसके बाद फिर आगे पैदल जा सकते हैं। और इसका जो निकास है वो भी अंडरपास से ही होगा। नगर बस सेवा के लिए और अन्य गाड़ियों के लिए भी जो गेट नंबर 10 है गांधी मैदान का, वो खुला रहेगा। गांधी मैदान के अंदर भी लगभग 2700 गाड़ियों की पार्किंग निर्धारित की गई है, तो ज्यादा से ज्यादा उस पार्किंग को यूज किया जाए ताकि हमारे जो कारगिल चौक है और गांधी मैदान के आसपास का एरिया है और जो अशोक राजपथ की तरफ जाने वाला एरिया है वो ब्लॉक नहीं हो। तो एक बार आप लोग ट्रैफिक प्लान अच्छे से पढ़ लें, यही हमारी अपील है। बाकी जितना हमने जो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बाइट बना करके भी जारी कर दिया गया है, उसको हम आज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देंगे। तो यही अपील हमारा सभी लोगों से है कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे जो लोकल ट्रैफिक डीएसपीज हैं और हमारे द्वारा उसके अंदर डिटेल में ट्रैफिक प्लान को डिस्कस किया गया है। आप उसको केवल अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप में ही नहीं, आम जनता के ग्रुप में भी डालिए। उसके अंदर ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं है जो कि लोगों को नहीं पता चले। इसके अंदर सब कुछ वही है जो लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मैसेज पहुंचे ताकि वो घर से चलने से पहले ही अपने रूट का निर्धारण भी कर ले और अपने समय का निर्धारण भी कर ले। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब हम अनुरोध कर रहे हैं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से छठ की तैयारी और आपके कर्तव्य के बारे में आपको अवगत कराने की कृपा करेंगे। यहाँ इस ब्रीफिंग कार्यक्रम में उपस्थित जिला पदाधिकारी महोदय पटना, उपस्थित डीडीसी पटना, उपस्थित सभी सिटी एसपी, एसपी ट्रैफिक, सभी एडीएम साहब लोग, सभी एसडीओ, सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स और एसडीपीओस और डीएसपी साहब लोग, उपस्थित सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारीगण। अभी जो है काफ़ी विस्तार से आपको एसपी ट्रैफिक साहब ने प्लान समझाया है, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार अपराजित ये जो आप लोकल्स को अलाउ कर रहे हैं अशोक राजपथ पे, ये इसको रिविजिट कर लीजिए, क्योंकि उसको फिर आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और जो स्पेशली जो छठ वाले व्हीकल है उनको तो बिल्कुल ही अप्लाई करने के लिए अलाउ मत करिए। बहुत इमरजेंसी व्हीकल्स जो हैं, एम्बुलेंस वगैरह है उसको, और जो मान लीजिए कोई पेशेंट वगैरह लेके जा रहा है केवल उन्हीं को अलाउ करिए, अदरवाइज नो ट्रैफिक जोन ही रखिए, क्योंकि काफ़ी घनी आबादी और लोकल्स वगैरह पे एक बार अलाउ कर देंगे तो फिर वहाँ इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऑर्डर्स को जो है वो ब्लैक एंड वाइट में रखिए। जो ब्रीफिंग की गई है उसमें बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया गया है और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जो प्रेजेंटेशन किया गया उसमें भी
जो चीज़ें बताई गई हैं, तो जब आप घाटों पर पहुँचे तो जरूर उन चीज़ों को एक बार देख लें। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई कि जो तालाब हैं या जो भी जलाशय हैं जहाँ लोग छठ का अर्घ देंगे, तो ऊपर से बिजली का तार नहीं गया हो। तो बिजली का तार गया होगा, ये हो सकता है, लेकिन वहाँ उसमें फिर लाइव करंट नहीं चल रहा हो, इसको आप इंश्योर कराइएगा। हम लोग छठ घाटों का भ्रमण कर रहे थे, तो हम लोग गए थे, डीएम साहब गए थे कुनकुन में, तो वहाँ पाया हम लोगों ने, तो वहाँ जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने बताया कि घाट के बीच में, मतलब तालाब के बीच में एक मूर्ति थी, उसमें लाइव वायर गया था, तो उन्होंने उसको लाइव वायर हटवा दिया, और जो बैटरी सिस्टम है उससे उसमें जो बीच में मूर्ति लगी है उस पर लाइट जलेगी। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए। और हमारा ये भी रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि आपकी ड्यूटीज कहाँ है और किस काम के लिए लगाई गई। छठ घाट पर भीड़ प्रबंधन के लिए लगाई गई, या ट्रैफिक पे लगाई गई, या दूसरे कहीं महत्वपूर्ण जगह पर लगाई गई। तो आज और कल जो है, आज अभी ब्रीफिंग के बाद और कल भी अपने जो प्रतिनियुक्ति स्थल है उनको जाकर देख लीजिए, और वहाँ जो लोकल छठ कमिटीज हैं, जो समितियाँ हैं, उनसे समन्वय बना लीजिए। जो लोग वहाँ प्रबंधन कर रहे हैं, या नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो बड़ी संख्या में लगे हुए हैं, कई तरह के काम वो भी कर रहे हैं, उनसे भी समन्वय बना लीजिए, क्योंकि प्राथमिक जिम्मेदारी हर चीज़ सभी जगह ठीक रहे, वो जो मजिस्ट्रेट हैं और जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी रहे। तो बाकी जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं, डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है कंट्रोल रूम में, और जगह फायर के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, आपदा प्रबंधन के लोग रहेंगे, लेकिन सभी लोगों के बीच समन्वय का काम करना आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। और जरूरत पड़ने पर सबसे समय मदद मांगना, और सबको जो सहायता चाहिए वो सहायता उपलब्ध कराना। तो जो मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आपको सब कुछ पूर्ण करना है वहाँ पर जहाँ आप लोग नियुक्त हैं। इसके अलावा जो घाट है वहाँ जाकर आप ये पहले से देख लीजिए कि वहाँ कोई व्यवस्था ऐसी है जो ठीक नहीं है, जिसको ठीक किया जाना है। तो जो आपके वरीय पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी पदाधिकारी हैं घाट के, उनको जरूर सूचित कर दीजिए। एक तो पूजा समितियों से समन्वय बना लीजिए, फिर घाटों का भ्रमण करके, या जो भी आपका प्रतिनियुक्ति स्थल है भ्रमण करके वहाँ देख लीजिए कि लोगों को आने जाने में या छठ घाट पर अर्घ देने में या किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था है, कोई बाधा है, तो उसको अभी बता दीजिए। और सीनियर ऑफिसर से भी हमारा रिक्वेस्ट होगा कि कल से लगातार फील्ड में रहें और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहें। इसलिए जो अभी तक की तैयारियां बहुत संतोषजनक हैं और बहुत ही अच्छी हैं। तो लास्ट मोमेंट में, अंतिम क्षण में अगर कोई बच गया है तो उसको ठीक किया जाना है। तो आप लोग लगातार भ्रमण करके उसको सुनिश्चित कराइए। खतरनाक घाटों की घेराबंदी की गई है। कई बार होता है कि अंतिम समय तक स्थानीय लोग प्रयास करते रहते हैं, लोगों की भावना जुड़ी रहती है, आस्था जुड़ी रहती है, लेकिन उसमें आपको जो है कोई लीनियंट व्यू नहीं लेना है, क्योंकि कोई घटना हो जाती है तो पूरी व्यवस्था जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए जो घाट खतरनाक घोषित किए गए हैं, जहाँ लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है, ऐसी जगहों पर लोगों को जाने से रोकना है। और अगर कोई ज़्यादा जोर जबरदस्ती करता है तो उसकी सूचना जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है उसको देना है, उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी लोग अपने स्थानीय जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसका नंबर अपने पास रखिएगा। जो खतरनाक घाट है जहाँ पर रोका गया है छठ करने से, उसके अलावा भी कुछ घाट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर छठ को अलाउ किया गया हो, लेकिन अंतिम समय में कुछ परिवर्तन हो जाए जिसकी वजह से कोई असुविधा हो सकती है। तो ऐसे परिवर्तनों पर भी ध्यान रखिएगा। हम लोग को याद है पिछले साल एक घाट पर शाम का हुआ और उसके बाद बहुत दलदल हो गया, निकलने में एक लोग फंस गए। पटना सिटी का मामला, एसडीओ पटना सिटी की गुंजन सिंह ने पूरी रात परिश्रम किया उस छठ घाट को ठीक करने में, लेकिन फाइनली सुबह तक वो घाट ठीक नहीं हो पाया। तो ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए तो उसकी सूचना जो है तत्काल सीनियर ऑफिसर्स को देनी है और उस पर फिर जो निर्णय लिया जाए उस निर्णय का अनुपालन कराना है। फिर हम लोगों ने सुबह उस घाट पे जो है छठ कार अलाउ नहीं किया था, वहाँ अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी क्योंकि स्थानीय लोग करना चाहते थे। तो लोगों को समझाकर बुझाकर और हर तरीके से जो है इस तरह की कोई आकस्मिक परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो उस पर ध्यान रखना है। जहां पर पहले पिछले वर्षों में आपकी जानकारी में किसी कारण से कोई घटना हुई है, उन कारणों का भी ध्यान रखना है। आपदा प्रबंधन की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें कई कारण इस तरह से बताए गए हैं,
तो अगर आप जाते हैं अभी घाटों का भ्रमण करते हैं और पाते हैं कि उस तरह का कोई कारण उपस्थित है वहाँ, तो उस कारण को दूर करने के लिए अपने स्तर से भी प्रयास करना है, और अगर आपके स्तर से संभव नहीं हो पाता है तो उसको जो है वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लाना है, लेकिन छोड़ नहीं देना है। इस बात को ध्यान रखिए, अगर मन में कहीं संशय आता है, आपको लगता है कि इस चीज से कोई समस्या हो सकती है, तो उसको देखकर अपनी आंख नहीं बंद कर लेना है, उसको तुरंत जो है अपने स्तर से प्रयास करना है। जो वहाँ स्थानीय पूजा समितियां हैं उनको भी इस चीज संज्ञान में लानी है, ध्यान में लानी है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो तुरंत उसकी सूचना सीनियर ऑफिसर्स को देनी है, जिससे हम लोग उस पर इंटरवीन कर सकते हैं। सभी जो पूजा घाट है वहाँ पर PA सिस्टम लगाया गया है, लोग घोषणा प्रणाली लगाई है जिससे पब्लिक से संवाद किया जा सके। उस पे जो मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी नियुक्त में कंट्रोल रूम के अलावा और कंट्रोल रूम भी वो इस चीज को देख लेंगे कि उनकी आवाज कहाँ तक पहुँच रही है, और उससे लगातार संवाद प्रेषित करते रहेंगे। कई बार जो है घाटों पर बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो हम लोगों ने पाया कि कई बार जो संवाद दिया जाता है कंट्रोल रूम से वो उसमें स्पष्टता नहीं रहती, तो उसको स्पष्ट रूप से लोगों को बताएंगे और अथॉरिटी के साथ बताएंगे। जहाँ अनुरोध करना है वहाँ अनुरोध भी करेंगे, और जहाँ निषेध करना है वहाँ पूरे अधिकार के साथ लोगों को बताएंगे कि ये काम कृपया नहीं करें, नहीं तो विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी, या जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, तभी हमारा मतलब होगा कि एक बार जाकर शाम के समय में अंधेरा हो जाने के बाद जिन घाटों पर आप लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई है या आने जाने के रास्तों में प्रतिनियुक्ति की गई है, रोशनी की व्यवस्था को देख लेंगे। खत्म हो जाएगा, बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ तालाब है या जो गंगा के घाट है, सभी जगह हम लोगों ने जाके देखा, वो सभी जगह बैरिकेडिंग पूरी हो गई है। वो जगह अभी जो है पानी कम ज्यादा होने की वजह से कुछ जगह छोड़ा गया था, वहाँ भी आज से कल तक में बैरिकेडिंग पूरी कर दी जाएगी। वो बैरिकेडिंग ब्रीच नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। और जो कंट्रोल रूम में लोग रहेंगे और जो घाट पे लगे हुए, इस बात का ध्यान रखेंगे कि बैरिकेडिंग में कोई बहुत जोर नहीं दे। बैरिकेडिंग जो है उसको पर्याप्त मजबूत लगाया गया है, लेकिन क्योंकि कई घाटों पर भीड़ ज्यादा रहेगी तो बैरिकेडिंग सांकेतिक है उन लोगों के लिए कि कृपया इसको क्रॉस नहीं करें। हमारे जो रिवर पेट्रोलिंग में लोग लगे हैं वो भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बैरिकेडिंग किसी को क्रॉस नहीं करने दें। जो NDRF